वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 48, जिसका टॉपिक है नाथसीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 6। बच्चों, हमने 5 वर्कशीट या 5 बार इस नाथसीवाद और हिटलर के उदय टॉपिक पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग मुख्यतः जानेंगे कि जो हिटलर ने नाथसी विचारधारा को प्रसारित किया जर्मनी में, उसको विश्व दृष्टिकोण का उसका जो अपना विश्व दृष्टिकोण था, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था, तो उसको उसने जर्मनी में किस तरह से प्रचार किया, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया कि हमारे विचार क्या है। इसके बाद ये भी जानेंगे कि लोगों ने उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दिया, उसको किस तरह से लिया, उसकी विचारधारा को। और तीसरी भाग में जानेंगे कि उसने यानी हिटलर ने, नाजियों ने जर्मनी में किस तरह से महाविध्वंस फैलाया और उसकी जानकारी हमें किस तरह से प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नाथसी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। बच्चों, पिछले वर्कशीट में भी हमने जाना था कि नाथसियों ने यानी हिटलर ने प्रोपेगेंडा यानी प्रचार तंत्र को बहुत ही बढ़ चढ़ करके फैलाया, ताकि अपने विचार को लोगों के दिमागों तक बैठाया जा सके, ताकि लोग वैसा ही सोचे जैसा वो सोचता है। ठीक है। और अगर जो विरोधी थे उन्हें प्रताड़ित या आतंकित भी किया जाता था। तो आइए देखते हैं कि उसने अपने जर्मनी में लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए क्या किया। नाथसी शासन ने मीडिया को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द इजाद किए। ठीक है। जैसे देखिए, नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया कि किसी की हत्या की गई, किसी का मौत की गई। ऐसा किसी भी स्थायी जो उनके दस्तावेज थे उस पर नहीं लिखा गया। क्या लिखा जाता था? सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार कहा जाता था। देखिए, विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान। अगर यहूदियों के संदर्भ में यहूदियों को मारा जाता था, हत्याएं की जाती थी, तो ये अंतिम समाधान कहा जाता था। यूथनेजिया कहा जाता था अगर विकलांगों को मारा जाता था, तो क्योंकि उसमें अवांछितों में विकलांग भी आते थे, क्योंकि हिटलर ये मानता था कि ये हमारी अर्थव्यवस्था पे बोझ हैं। ठीक है। चयन और संक्रमण मुक्ति, ये भी माने घेंटों से यहूदियों को उठाओ और उनको गैस चैम्बरों में भेज दो, तो उनको चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना था। इवैक्यूएशन यहाँ लिखा जाता था, इसका मतलब कि उस समय वहाँ के लोगों को उठाया गया और गैस चैम्बर में ले जाया गया। गैस चैम्बर को संक्रमण मुक्ति केंद्र कहा जाता था। पता है आपको गैस चैम्बर क्या है? पिछले वर्कशीट में जान चुके हैं। वहाँ पर यहूदियों को घरों में रख करके और जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार दिया जाता था। गैस चैम्बर स्नानाघर जैसे दिखाई देते थे। देखिए, चित्र उनको बनाया भी ऐसे गया था ताकि लोगों को या कोई अगर तस्वीर खींच भी ले तो ये पता नहीं चले कि वह प्रताड़ना गृह है। स्नानाघर जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। ठीक है। नाथसी विचार को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब इस्तेमाल किया गया। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था जो उनके विरोधी थे। समाजवादियों, उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में पेश किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नाथसीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। उनकी भावनाओं को भड़काया और उसको किसकी तरफ मोड़ दिया? जो अवांछित जिसे नाथसी समझते थे, यानी जो गैर जर्मन आर्य थे और जो विकलांग लोग थे या बीमार थे, उनकी तरफ मोड़ दिया कि वही हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े बोझ हैं, दुश्मन हैं, तो इन लोगों की तरफ मोड़ दिया। तो इस तरह से नाथसी जो लीडर्स थे उन्होंने जर्मनी में इस विश्व दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया। अब आइए देखते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया उस पर क्या हुई। तो ये देखते ही हैं कि हिटलर ने वहाँ पर एक आतंक का राज्य कायम कर रखा था, जिसमें विरोध करना एक तरह से असंभव था। अगर कोई विरोध करता था तो उसे कड़ी यातनाएं या दंड दिया जाता था। तो देखिए, लोगों ने कैसे लिया? बहुत सारे लोग नाथसी शब्दांबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए।
वे दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। वो नात्सियों जैसी बोलने लगे, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार उनके दिमाग में घुसाया गया कि वो उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि नात्सीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। यानी वे उसके प्रचार तंत्र से पूरी तरह से प्रभावित हुए। दूसरी तरफ लेकिन बहुत सारे लोगों ने नात्सीवाद का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। वो सही बात कहने की अपेक्षा आंख मूंद लेते थे, यानी नहीं बोलते थे। आंख फेर लेना मतलब जो मुद्दे हैं उससे अपना ध्यान हटा लेना, उसको इग्नोर कर देना। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनको इस बात का डर था कि हिटलर के या नाजियों की नज़र में हम आ जाएंगे तो हमें प्रताड़ित किया जा सकता है, उनकी हत्या की जा सकती है। अब इसी की आड़ में हिटलर ने महाविध्वंस मचाया। महाविध्वंस का मतलब है कि जो अवांछित यहूदी और जो अवांछित तत्व थे उनका सामूहिक कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया और उन्हें आतंकित करके, प्रताड़ित करके मतलब यातनाएं दी गई, तो उसको महाविध्वंस कहा जाता है। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाविध्वंस भी कहा जाता है, जिसकी हमने बात की। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेंटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। अब ये पता कैसे चला जो उस समय महाविध्वंस हुआ था? क्योंकि हिटलर तो वहाँ मीडिया की आज़ादी, तो हिटलर जैसा चाहता था वैसा ही बोलता था। तो ये बाद में पता चला जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, हिटलर की हार हो गई, तो वहाँ के जो लोगों के दस्तावेज आए उस पर ये सारी चीज़ें पता चली। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेज का संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाविध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। तो उस समय को जो लिखी हुई चीज़ें हैं दुनिया के बहुत सारे देशों में, वो लोग जहाँ जहाँ भाग करके गए वहाँ लेकर गए और वहाँ पर वो म्यूजियम में अभी भी मिलती है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उस कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। तो उस कठिन दौर में जहाँ पर विरोध करने की बात करनी भी मुश्किल थी, तो उन्होंने उस समय जिन्होंने साहस दिखाया उसके लिए श्रद्धांजलि है, वो हमारे श्रद्धांजलि के पात्र हैं। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, उनके लिए शर्मनाक है, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनके लिए क्या है, ये शर्मनाक है क्योंकि उन्होंने एक शर्मनाक काम किया था। और उनके लिए भी चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, उन्होंने परिस्थितियों से अपनी आंखें फेर ली। तो उनके लिए भी एक चेतावनी है कि आगे से अगर अभी कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो आप बोलें, आप आवाज़ उठाएं, तभी बदलाव हो सकता है, तभी अत्याचार रुक सकते हैं। किसी चीज़ से जी चुराना या आंखें चुराना उस चीज़ को एक तरह से बढ़ावा देना है। तो अगर इन लोगों ने उस समय खामोशी न रह करके बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया होता तो वो व्यवस्था उसी समय खत्म हो गई होती और विश्व का जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में एक जो महाविध्वंस विश्व को देखने को मिला, शायद उससे मानवता बची रहती, विश्व बच सकता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा हो तो वहाँ गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि तभी हम उसे रोक सकते हैं, उसको रोक पाने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा वो चीज़ आगे चल करके और बढ़ती जाती है और कई बार वो मानवता के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी साबित होती है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इसमें 4 प्रश्न हैं, आइए हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर ने नात्सी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया? तो इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं आप, हिटलर ने नात्सी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में आकर्षक बनाने के लिए नए नए शब्द ईजाद किए। उसने अपने दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों के लिए विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेशिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि का नाम दिया। गैस चैम्बर को
संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। देखिए नाम बदल दिया था। इन विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इन इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। तो इस तरह से उसने इन तरीकों से विश्व दृष्टिकोण को आकर्षक बनाया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, महाविध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। देखिए नाजियों जो महाविध्वंस कर रहे थे और यहूदी जो महाविध्वंस के शिकार थे। उत्तर, नात्सियों द्वारा किए जा रहे यहूदियों और विरोधियों का सामूहिक कत्लेआम महाविध्वंस कहा जाता था। नाजियों ने इसे राष्ट्र के हित में तथा जर्मन अस्मिता के लिए स्वाभिमान के लिए उचित ठहराया। वहीं महाविध्वंस का सबसे अधिक खामियाजा यहूदियों को भुगतना पड़ा। उन्हें घेंटों, कैंपों की नारकीय जीवन भोगने के साथ साथ गैस चैम्बरों में ले जाकर सामूहिक रूप से नरसंहार किया गया। यहूदियों को महाविध्वंस के कारण जर्मनी में अपमानजनक और भारी यातनाएं झेलनी पड़ी। तो इस तरह से महाविध्वंस सबसे के शिकार यहूदी ही हुए थे। तीसरा प्रश्न है, नात्सीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया। इसका उत्तर है, नात्सीवाद के प्रचार का आम लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोग नात्सी धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए और दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे। उनका पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और इसी से सबका कल्याण होगा। ये वो लोग थे जो नात्सीवाद की विचारधारा से प्रभावित हो गए, उसके भ्रम जाल में फंस गए। जबकि बहुत सारे लोगों ने नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन अधिकतर लोग विरोधी कदम उठाने या अपना मतभेद प्रकट करने से डरते थे और सही बात कहने की बजाय आंखें फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे, क्योंकि उस समय हिटलर के आतंक का राज था। चौथा प्रश्न देखते हैं, कल्पना कीजिए आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते हैं, आपका ऐसा एक्सपीरियंस है। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों इसको आप इस वर्कशीट के या पूरे पास्ट के समझ के आधार पर स्वयं भी लिख सकते हैं या लिखेंगे। एक ये उत्तर लिखा हुआ, इसे भी आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि हमें कैसे लिखना है। उत्तर है, यदि मैं तत्कालीन जर्मनी के किसी स्कूल का विद्यार्थी होता और बहुत सारे यहूदी हमारे दोस्त होते, तो हम उन दोस्तों के व्यवहार से अपने पिता को परिचित कराते कि भाई कैसा व्यवहार है। चूँकि इसमें दिया हुआ है कि आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, तो तथा उन्हें बताते कि यहूदी भी हमारी तरह मानव हैं तथा उनमें भी मानव कल्याण की भावनाएं हुई होती है। वह हम सब से मिलजुल कर रहते हैं तथा हमारी तरह ही पढ़ लिखकर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। अतः हमें उनसे नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अच्छाइयों की प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि सभी लोग समाज में प्रेम भाव से रह सकें और इस तरह से मानवता का कल्याण हो सकेगा। तो ये चीज़ें हम आप खुद भी लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस, बुद्धि, विवेक या सोच या समझ के आधार पर। तो आइए अब देखते हैं वर्कशीट के तीसरे भाग में। वर्कशीट के तीसरे भाग में, जैसा कि अन्य सभी वर्कशीटों में अब दिया हुआ आ रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। बच्चों, कोविड-19 का जो भय है या आतंक है या जो कहिए प्रभाव है, वो अभी गया नहीं है, उसका खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए हमें जब भी बाहर निकले 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी से बात करनी हो, किसी से मिलना हो, तो हम 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसे आप यूँ देख सकते हैं कि अपने हाथ को सीधा सामने की तरफ खड़ा करें और सामने वाले से भी आगे की तरफ हाथ अगर करता है उतना एज्यूम करें, और तो दोनों के हाथ टच नहीं होना चाहिए। तो इतनी दूरी कम से कम दोनों के बीच में बननी चाहिए। इसके साथ साथ हमें कंटिन्यूसली अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना चाहिए और सदैव बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम खुद भी रखेंगे और अपने परिजनों को भी रखने की सलाह देंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे। ऐसा करके ही हम स्वयं का, अपने परिजनों का और पूरे देश से कोविड-19 के खतरे को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके भेज दीजिए अपने सर जी को, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।